वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। जो इस चैनल पर सबसे पहले जुड़े हैं, नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं। और जो हमारे पुराने मित्र हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, चैनल को शेयर भी करें ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। टॉप 10 का जो सीरीज चल रहा है उसका सेट तीसरा आज लेकर आया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा और स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से संबंधित प्रश्न होंगे। उससे पहले कोई भी क्यूरी हो, कोई भी समस्या, दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप है, उससे आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है। साथ ही साथ युक्ति टाइप कीजिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर, आप वहाँ हमें पाइएगा, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए आप देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपको पूछा गया है, वेस्ट बैंक निम्न में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आप लोग भी प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इजराइल और जॉर्डन। दूसरा इजराइल और मिस्र। ऑप्शन सी इजराइल फिलिस्तीन। ऑप्शन डी फिलिस्तीन और जॉर्डन। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, इजराइल और जॉर्डन सही उत्तर होगा इसका। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। एक्सप्लेनेशन के तौर पर क्या है, तो एक्सप्लेनेशन के तौर पर आप देख सकते हैं, वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के मध्य स्थित है। इजराइल ने वर्ष 1967 में इस पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। वेस्ट बैंक जो 5,655 किलोमीटर स्क्वायर या 2,183 स्क्वायर माइल क्षेत्र की भूभाग क्षेत्र है। छोटी सी ज़मीन पर लगभग 33 लाख लोग निवास करते हैं, जो बहुत बड़ी संख्या है, जिसमें 86% फिलिस्तीनी और 14% जो इजरायली बस्तियां यहाँ पर निवास करती है। मैप के थ्रू आप देख सकते हैं। और भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, जैसे सेट 1 में पूछा गया था, गाजा स्ट्रिप से प्रश्न पूछा गया था। इसमें बहुत से प्रश्न बनते हैं, एमसीक्यू के तौर पर शामिल किया जा सकता है। जैसे गोलन हाइट कहाँ पर है, किन देशों के बीच है, मेडिटेरियन सी से कौन से स्टेट शामिल साझा अपनी सीमा साझा करते हैं, डेड सी के किन दो देशों के मध्य है, वेस्ट बैंक जैसे प्रश्न यहाँ आज से पूछा गया, इजराइल और जॉर्डन के बीच। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। आप लोग यहाँ से प्रश्न और भी एमसीक्यू तौर पर बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ हाल में चीन ने 25 वर्षीय रणनीतिक सहयोग समझौता किया है? विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री चाइना हैज़ रिसेंटली साइंड 15 ईयर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी ईरान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ईरान के साथ। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। मार्च 2021 में चीन ने ईरान के साथ 25 वर्षीय समझौता किया, रणनीतिक सहयोग समझौता किया है, इस पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते में राजनीति, रणनीति और आर्थिक घटक शामिल किया गया। ये 3 महत्वपूर्ण घटक है। तो प्रश्न यहाँ पर इस एमसीक्यू के तौर पर यहाँ पर भी शामिल किया जा सकता है, किस क्षेत्र में किया गया है। ईरान द्वारा चीन को अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में माना जाता है और अरब देशों के साथ चीन का व्यापार गत वर्ष $240 बिलियन तक पहुँच गया है। या अरब क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव भी देख सकते हैं। तो इससे एमसीक्यू यहाँ से के तौर पर ये सब शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंटरनेशनल इशू में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उइगर मुस्लिम जो है निम्न में से किस अल्पसंख्यक जाति समूह से संबंध रखते हैं? उइगर मुस्लिम बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग द माइनॉरिटी कास्ट ग्रुप्स? तो पहला ऑप्शन है तुर्क समूह या तुर्की समूह, ऑप्शन बी अफगानी समूह, ऑप्शन सी ईरानी समूह, ऑप्शन डी अरेबियन समूह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए तुर्क समूह। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। एक्सप्लेनेशन के तौर पर है, उइगर मुस्लिम मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक तुर्क जाति समूह से संबंधित रखते हैं, जिनकी उत्पत्ति मध्य एवं पूर्वी एशिया में मानी जाती है। तो एमसीक्यू के तौर पर यह भी प्रश्न बनता है आपका कि कहाँ की उत्पत्ति जाती है। ये मध्य और पूर्वी एशिया के संदर्भ में
ये अपने स्वयं की भाषा बोलते जो काफ़ी हद तक तुर्की भाषा से समान रखती है। वर्तमान में उइगर जाति समुदाय के सबसे बड़ी आबादी चीन के जिंगयांग क्षेत्र में पाया जाता है, जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना था उत्पीड़न के संबंध में, और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उइगर मुस्लिम के जो संगठन हैं उनके द्वारा उठाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एमसीक्यू के ऊपर ये सब प्रश्न आपको किस प्रांत में सबसे ज़्यादा समुदाय निवास करती है तुर्क से मध्य एशिया, एमसीक्यू के तौर पर शामिल किया जा सकता है, तो आप लोग इसे भी देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल इशू में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस देश के साथ जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 के साझेदारी की शुरुआत की है। तो यह किस देश के साथ भारत ने जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 किया है, प्रश्न ये पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग भी आंसर देते रहिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा, आप लोगों का साथ में और भी अच्छी तरीके से तैयारी होगी। चलिए नेक्स्ट को इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या है एक्सप्लेनेशन के तौर पर? एक्सप्लेनेशन के तौर पर अप्रैल 2021 में लीडर समिट ऑन क्लाइमेट के दौरान भारत अमेरिकी जलवायु स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी की शुरुआत की गई है। तो ये कहाँ की गई है, किस समिट में, यहाँ भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, एमसीक्यू शामिल किया जा सकता है। दोनों देशों ने वर्ष 2005 के स्तरों की तुलना में अमेरिका ने अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2030 तक 50 से 52% की कटौती करने का नया लक्ष्य निर्धारित किया। पहले कुछ और ही था लक्ष्य। और भारत 2030 तक 450 गीगावाट अच्छे ऊर्जा लक्ष्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया है इसमें। तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि पहले कितना था अमेरिका का लक्ष्य, ग्रीन हाउस समझौता जो पेरिस समझौता था उसमें लक्ष्य क्या निर्धारित किया था। और दूसरा कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि 2022 तक भारत का कितना लक्ष्य है अच्छे ऊर्जा उत्पादन के लिए, कितना लक्ष्य रखा है। तो कमेंट बॉक्स में ये दो प्रश्न आप लोग बताइए आंसर। चलिए इसके अतिरिक्त और भी देखते हैं। जैसे अमेरिका ने पुनः पेरिस समझौता में शामिल हो गया है, इसकी घोषणा कर दी गई है। हस्ताक्षर सबसे पहले पेरिस समझौता के दौरान कौन सा किया था? जैसे पेरिस समझौता 2015 में हुआ है, सभी देश बाध्यकारी रूप से इसमें सभी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो इसमें पुनः पेरिस समझौता में शामिल हुआ अमेरिका। हस्ताक्षर क्या था? 2016 में बराक ओबामा शामिल हुए सबसे पहले। बाहर कौन गए? 2017 में डोनाल्ड ट्रंप इससे बाहर हो गए थे पेरिस समझौता से। पुनः वापसी 2020 में जो बाइडेन जैसे ही राष्ट्रपति बने सबसे पहले इसकी घोषणा की और 21 से यह शामिल हो गया है। तो यहाँ से आपको एमसीक्यू के तौर पर बहुत से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे पेरिस समझौता के संदर्भ में लक्ष्य क्या निर्धारित किया है, अमेरिका का क्या लक्ष्य है, लीडर समिट क्या है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लें। इंटरनेशनल इशू में लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5 आइज नामक संगठन निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है 5 आइज नामक जो गठबंधन है उसमें कौन सा देश शामिल नहीं है। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन इसका सही होगा भारत। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। 5 आई 5 देशों के प्रभावी खुफिया नेटवर्क है और जो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका इसमें शामिल है। तो एमसीक्यू यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है 5 जो आइज है वो क्या है, 5 आइज क्या है। तो खुफिया नेटवर्क है। किन देशों के संगठन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, ये कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका इसमें शामिल है। इनमें जब फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे और नीदरलैंड मिल जाते हैं तो इसी गठबंधन को 9 आइज का नाम दे दिया जाता है। तो ये प्रश्न 9 आइज से भी पूछा जा सकता है। 9 आइज क्या है? 9 आइज क्या है? तो 9 देशों का संगठन है जो खुफिया नेटवर्क है। तो कौन कौन तो देश शामिल है इस 9 आइज में? इस 9 आइज में आपको शामिल हो जाएंगे टोटल ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे और नीदरलैंड।
तो आप यहाँ देख लीजिएगा। इस गठबंधन को उत्पत्ति की पृष्ठभूमि अटलांटिक चार्टर में देखी जाती है। जो ये कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मित्र देशों के साझा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अगस्त 1941 में की गई थी। और इस खुफिया गण औपचारिक रूप से काम शुरू किया 1946 से। तो एमसीक्यू के तौर पर प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है किस चार्टर में इसकी चर्चा है। 1946 में औपचारिक रूप से कब से ये प्रारंभ हुआ। और आप लोग ये बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय मित्र देश जो थे, मित्र राष्ट्र थे, उनमें कौन कौन शामिल थे। तो आप यहाँ से प्रश्न एमसीक्यू के तौर में शामिल किया जा सकता है, इसे देखिए। चलिए अब नेक्स्ट इशू देखते हैं, हेल्थ इशू से, स्वास्थ्य इशू से। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फांसी FSSAI जिसे भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, ट्रांस फैट के सीमा कितना प्रतिशत निर्धारित किया है? द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हैज सेट द लिमिट ऑफ ट्रांस फैट एट व्हाट परसेंटेज। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 2%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 4%, ऑप्शन डी 5%। कमेंट बॉक्स में बताइए सही आंसर क्या होगा। आंसर इसका सही ऑप्शन ए 2% ट्रांस फैट की सीमा निर्धारित की गई है FSSAI के द्वारा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। एक्सप्लेनेशन है फांसी FSSAI के खाने पीने की चीज़ों में ट्रांस फैट की सीमा 5% घटाकर 2% करने का फैसला किया है। यह मानक बंद और खुले दोनों प्रकार के भोज्य पदार्थ पर लागू होंगे, अर्थात डिब्बा बंद और खुला जो भी सामग्री, जो खाद्य सामग्री, उस पर ट्रांस फैट की सीमा अब 2% होगी। तो एमसीक्यू के तौर पर यहाँ भी प्रश्न पूछा जाता है कितने प्रतिशत से घटाकर कितना प्रतिशत किया गया। तो एमसीक्यू यहाँ से पूछा जा सकता है। और भी बातें हैं इसमें देखते हैं, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट वैश्विक खाद्य आपूर्ति में वर्ष 2023 तक पूर्णतः पर समाप्त करने का संकल्प लिया है। तो यहाँ पे एमसीक्यू शामिल किया जाता है कब तक लक्ष्य रखा गया ट्रांस फैट को खाद्य सामग्री से दूर करने औद्योगिक उत्पादन में। तो विश्व 2023 तक किया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा। WHO इस समय प्रति व्यक्ति कुल कैलोरी मात्रा में 1% से कम कृत्रिम ट्रांस फैट उपयोग निर्धारित किया है। तो यहाँ पर WHO ने कितना निर्धारित किया? 1%। तो यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वास्थ्य हेल्थ टॉपिक से, इशू से 7वां क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन जीनोटिक बीमारी का नाम से नहीं होता है? सॉरी यहाँ एडिट होगा, यहाँ एरर हो गया है। निम्न में से कौन सा जीनोटिक बीमारी का नाम नहीं है? अच्छा सॉरी, सही है क्वेश्चन सही है। निम्न में से कौन सा जीनोटिक बीमारी का नाम नहीं? इसमें जो बीमारी का नाम दिया गया वो जीनोटिक बीमारी के श्रेणी में नहीं आता है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी सार्स, ऑप्शन सी इबोला, ऑप्शन डी कोरोना। तो सही उत्तर क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने से ही लग रहा होगा। तो चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हैजा। कोरला जो है वो जीनोटिक बीमारी नहीं है, क्योंकि कोरला पानी में से दूषित पानी के सेवन से ज़्यादातर होता है। तो चलिए ऑप्शन ए एक्सप्लेनेशन के तौर पर क्या दिया गया इसे देख लेते हैं। जीनोटिक जूनोसिस या पशुजन्य बीमारी जानवरों से इंसानों में फैलने वाली जो प्रकृति की जो बीमारी होती है उसको नाम जाना जाता है इस नाम से। इसमें जैसे इबोला वायरस, वेस्ट नाइल वायरस, सार्स, निपह वायरस, मारबर्ग वायरस, कोरोना वायरस आदि को शामिल किया जाता है। तो आपको यहाँ से एमसीक्यू और भी बन सकते हैं, इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP के तहत निम्न में से किसे शामिल नहीं किया गया है? यहाँ प्रश्न है। तो जो यूनिवर्सल टीका प्रोग्राम है उसमें किस वर्ग को शामिल नहीं किया गया दिए गए ऑप्शन के अनुसार? तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए वर्ष 1 वर्ष से के बच्चे को, 2 वर्ष के बच्चे को, गर्भवती महिला को, या ऑप्शन डी 18 वर्ष से ऊपर वाले सभी व्यक्तियों को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी 18 वर्ष से ऊपर वाले सभी व्यक्तियों को इस टीकाकरण में शामिल नहीं किया गया है,
क्योंकि यह मिशन इंद्रधनुष से संबंधित है। ये कोरोना वायरस में जो टीकाकरण चल रहा है उससे संबंधित नहीं, आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो चलिए प्रश्न यहाँ देखते हैं का एक्सप्लेनेशन क्या है। कोविड-19 महामारी के दौरान नियमित टीकाकरण में छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कवर करने के उद्देश्य से सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 शुरू किया गया है। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। तो 1 वर्ष और 2 वर्ष जो दिया हुआ था दोनों सही है। सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0 2017 में शुरू किया गया था। शहरी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया जो मिशन इंद्रधनुष में छूट गए थे। मिशन इंद्रधनुष जो प्रोग्राम चला था उसमें, तो आप यहाँ से MCQ देखा जा सकता है और भी MCQ बनते हैं। सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 योजना 2019 में शुरू की गई। पल्स पोलियो कार्यक्रम 2019-20 के 25 वर्षों को चिन्हित करने के उद्देश्य से किया गया राष्ट्रव्यापी टीका अभियान था। और 3 का आप लोग चर्चा देख ही लिए होंगे। 3 में क्या है, 3 में पुनः इसको शुरू किया गया है कोविड के दौरान। तो आपको पूछा जा सकता है मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो सार्वभौमिक टीकाकरण से संबंधित है। इंद्रधनुष 1.2 योजना किससे संबंधित है, इंद्रधनुष 2.0 योजना जो है 2019 किससे संबंधित था। तो आपको यहाँ से MCQ बहुत से बनते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रश्न के तौर पर क्या शामिल किया गया है। वास नामक कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित नहीं है। द प्रोग्राम नेम्ड वास इज नॉट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जो भी दिया हुआ है ऑप्शन में उससे किससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जल है, ऑप्शन बी सफाई है, ऑप्शन सी स्वच्छता, ऑप्शन डी जल संग्रह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी जल संग्रह से संबंधित नहीं है। चलिए एक्सप्लेनेशन के तौर पर देखते हैं क्या है। स्वास्थ्य सुविधाओं में जल सफाई स्वच्छता की स्थिति के संबंध में कई योजनाएं चलाई जा रही है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन सी योजना चल रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 2-4 योजना का नाम बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ दोनों ने एक रिपोर्ट के अनुसार बेहतर जल सफाई और स्वच्छता वास संबंध कराने के अभाव में यह उपलब्ध नहीं हो पाता। उसके अभाव में 5 साल से कम उम्र के जो लगभग 3 लाख बच्चों का प्रत्येक वर्ष उसकी मृत्यु हो जाती है। कितना इम्पोर्टेंट है समझ लीजिए आप लोग। ये हाल ही में रिपोर्ट एक आया है, उसके अनुसार वास नहीं चलाया जाता है भारत में। तो इससे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं उसमें 3 लाख से अधिक की मौत प्रत्येक वर्ष हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन स्वास्थ्य और हेल्थ से लास्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है इसे देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एंटीबायोटिक के गंभीर खतरे को देखते हुए एक रोड मैप तैयार किया है। किस वर्ष तैयार किया है ये प्रश्न है। तो प्रश्न के ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। 2015, 2018, 2020, 2022। तो ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 2015। प्रश्न ये कितना पुराना है, फिर भी प्रश्न क्यों हाल में चर्चा रहा है, क्योंकि कोरोना के दौरान बहुत से एंटीबायोटिक के उपयोग की चर्चा हुई थी। उसके अतिरिक्त भारतीय एंटीबायोटिक का जो बार बार रहता है, भारतीय डॉक्टर के द्वारा एंटीबायोटिक डोज हाई डोज एक रिपोर्ट भी WHO के द्वारा आया है, उससे संबंधित रहा। तो इसलिए प्रश्न यहाँ से बना है। तो आप लोग इसे देखिए एक्सप्लेनेशन के तौर पर क्या और भी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2015 में एंटीबायोटिक के गंभीर खतरे को देखते हुए रोडमैप तैयार किया था, जिस पर 2020 तक अर्थात दिसंबर 2020 तक 80 देशों ने हस्ताक्षर किया है। इसका पहल का उद्देश्य गंभीर खतरे को कम करना है। एंटीबायोटिक जो बन जाता है शरीर में और भी इसके विरोध में बहुत से बीमारी डेवलप हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता घट जाता है। इससे संबंधित प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इंग्लिश जो भी है MCQ का आज लास्ट क्वेश्चन 10वां था और सभी टॉप क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो MCQ तौर पर शामिल किया गया है। और जो भी आप लोगों की समस्या हो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले प्रश्न को अच्छे तरीके से देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही बहुत से मुद्दे शामिल किए जाएंगे प्रत्येक दिन। आप लोग निश्चिंत होकर इस चीज़ को अच्छे तरीके से अपने अध्ययन शैली में शामिल कीजिए। और जो भी क्यूरी दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं
और हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। तब फिर कल मैं नया सेट लेकर आऊँ, तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।